मैं देवीदास वाल्मीकि, प्रमुख डीएससी समाज हरियाणा। जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े थे, अब हमें कोई तीसरे विकल्प की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। हमें ऐसी सत्ता वाली पार्टी नहीं चाहिए। तो आपने अभी कहा कि आने वाले समय के अंदर तो सरकार के विरुद्ध कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप? ये बात तो आप 3 मार्च को देख ही लेंगे। आपके करनाल की धरती पे कार्यक्रम हो गया। तो इससे पहले भी तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी मांगों को रखा था। हमारी तो, हम कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कहते। अगर ये सरकार ईमानदार होती, ये सरकार इस देश को 21वीं सदी के एंड में जाने की बजाय 1500 शताब्दी की ओर लेकर जा रही है। 1500 शताब्दी के अंदर इस देश में क्या व्यवस्था होती थी? मंदिरों को शक्ति केंद्र के तौर पे विकसित किया जाता था। आज ये सरकार यही तो कर रही है, मंदिरों को विकसित कर रही है। मंदिरों से क्या होने वाला है? क्या होने वाला मंदिरों से? मंदिर रोजगार थोड़ा देगा। हमारे लोग मंदिरों में घंटे बजाने के लिए नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बना लो या कृष्ण मंदिर बना लो, जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता तो इस आम जन को कौन से मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा? आप कैसे कह सकते हो कि राष्ट्रपति को जो है मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया? देखिए, राष्ट्रपति के जो कौन से राष्ट्रपति को नहीं कोविंद को करने दिया? नहीं कोविंद को घुसने दिया था और ना ही मुर्मू को मंदिरों में घुसने दिया। जब देश के सर्वोच्च नागरिक को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, हमारे समाज के आम व्यक्ति को मंदिरों में कौन घुसने देगा? मंदिरों के नाम पे इस देश को बरगलाया जा रहा है। इस देश में रोजगार पैदा कीजिए, शिक्षा के स्रोत उत्पन्न कीजिए। आज हरियाणा के अंदर 2200 स्कूलों को बंद कर दिया। अगर मंदिरों को चलाना है, ये लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए, वहाँ फूल बेचने के लिए बैठना चाहते हैं क्या? यदि सरकार वास्तव में समग्र विकास करना चाहती है, शिक्षा को और स्वास्थ्य को फ्री करे और हर रोजगार को, हर नौजवान को एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करे, ये सरकार करना ही नहीं चाहती। आप के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या पिछली सरकारें उसको हल नहीं कर पाई? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जब हमारे साथ उचित नहीं किया, तभी हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलती नजर आ रही है और ये भी लारे का काम कर रही है, हम लोगों को बरगला रही है और हम लोगों की मजबूरी है कि हम तीसरे विकल्प की ओर जाने का निर्णय लें। कौन सा विकल्प हो सकता है? कोई भी हो सकता है। ऐसे डीएससी के अंतर्गत आने वाले कई विधायक विधानसभा हरियाणा में है, तो क्या वह लोग आप लोगों की आवाज नहीं उठाते? देखिए, इन लोगों पर सरकार दबाव बनाए हुए है कि यदि आपने इन आवाजों को विधानसभा में बुलंद करने का काम किया तो निश्चित तौर पे आपको टिकट काट दी जाएगी। इस तरह का सरकार दबाव बनाए हुए है। क्या कमजोर लोगों को भेजा आपने विधानसभा में? हम भेजने वाले कौन होते हैं? टिकट देने वाले। यदि ये अधिकार मुझे होता तो मैं समाज के ऐसे लोगों को चुन के भेजता जो लोग दबंगता से विधानसभा में अपनी आवाज को उठा सके। वोट तो जनता ने किया ना, समाज के लोगों ने किया। देखिए, वोट किसको होता है? वोट होता है जो ये ब्रांडेड पार्टियों से टिकटें लेकर आती है। और ब्रांडेड पार्टी, यदि आप भी किसी पार्टी के मुखिया होते हैं ना, रिपोर्टर में होते हैं, आप भी ऐसे ब्रेन को चुनना पसंद करते जो आपकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख लो, उसने भी हमारे समाज के ऐसे लोगों को टिकटे के लिए चुना हुआ है जिनको अगर आप उनसे ABC के 26 अक्षर पूछोगे शायद उनको 26 अक्षर नहीं पता होगा। ऐसे ही बीजेपी ने चुन रखा है जिन लोगों को विधानसभा में बोलने के अवसर नहीं मिलते। यदि मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं कि विधानसभा के अंदर जो हमारे वंचित समाज के भी विधायक है, उनको कितना बोलने का अवसर मिला है? कौन रोक रहा उनको? वो अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। सरकार ही नहीं उनको बोलने देना चाहती। सरकार उनको चुप करके रखती है ताकि अपने समाज की आवाज न उठा सके। तो उन्हें नहीं चाहिए कि इसके विरोध में जो है वह अपना इस्तीफा दे, जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं वह विधायक रहते हुए भी। देखिए रिपोर्टर महोदय, यदि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राइट टू रिकॉल होता तो हमारे 9 के 9 विधायक बाहर होते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस प्रदेश में राइट टू रिकॉल नहीं है। जो प्रधान जी ने बात कही है ना, वो बिल्कुल सच है और बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर हरियाणा सरकार गवर्नमेंट, अगर हम कोर्ट की बात लेकर के चले तो कोर्ट में भी ये बात कही हुई है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो वो डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन
क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये झूठ बोलता है? सरकार, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि भी इनको अलग से किया जाए। क्योंकि एक बताइए सर, 1994 में बाजनलाल सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट ए और बी में बांट दिया था, और बांटने के बाद उनको 20% रिजर्वेशन हरियाणा के अंदर है। 20% में 10% शेड्यूल्ड कास्ट ए को थी, 10% शेड्यूल्ड कास्ट बी को थी। उसके अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट ए और बी में बराबर की नौकरियों में बराबर लड़के चलते रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट ए और बी के। जबकि शेड्यूल्ड कास्ट ए के अंदर केवल 32 जातियां हैं और बी के अंदर केवल एक जाति, केवल चमार थी उसके अंदर। जब हरियाणा सरकार आई, या अपना हुड्डा सरकार आई, तो हुड्डा सरकार ने पता नहीं किस प्रभाव से या किस भी प्रकार से उन्होंने जो है ना इसको तोड़ दिया, ए और बी को खत्म कर दिया। अब ए और बी को खत्म करने के बाद आप देखिए कि जब जहां 10% रिजर्वेशन मिलता था, उनकी रिजर्वेशन खत्म हो गई, तो आप ये बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे? खत्म हो रहे। अब उसी दिन से 2006 से हमारी लड़ाई लड़ रहे हम, भाई हमारे को ए बी जैसे पहले थे डिवाइड करो। ये बात डिवाइड नहीं हुई। उसके बाद जब DSC डिप्राइव्ड सभी लोगों ने इकट्ठा करके बात सोची कि कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं भाई, अब बीजेपी आ रही है, क्यों ना हम बीजेपी से बात करें, और बीजेपी इसमें करेगी। और बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में ये जारी कर दिया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो तुम्हें ए बी घोषित कर दिया जाएगा। उसी को आधार मान करके सभी DSC के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के बिल्कुल कट्टर थे, इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसको वोट दिए, बीजेपी को बनाया। और बीजेपी को बनाने के बाद भी आज 10 साल हो गए, 2 प्लान बन गई, 2 प्लान में भी आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 2018 में जब ज्यादा ही प्रेशर बन गया तो इन्होंने क्या काम किया, केवल एजुकेशन में जो SC A के थे उनको एजुकेशन में तो दे दिया, लो भाई 10% तुम्हें एजुकेशन में तो है, लेकिन नौकरियों में नहीं। अब एजुकेशन में आने के बाद हमारे जो बच्चे थे, काफी बच्चे MBBS में भी, ITI में भी और LL में भी सिलेक्ट हुए हैं। उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो उनका क्या फायदा हो सकता? मुख्यमंत्री महोदय जी 24 तारीख को यहाँ दिल्ली करनाल में आए थे। उसके अंदर मैंने उनसे पूछा था, मस्टर आप एक बताइए, आपने DSC के लोगों को ना, या DFR के लोगों को, बच्चों को नौकरियों में तो दिया नहीं, एडमिशन में दे दिया, अब उनका फायदा क्या है? मुझे ये बताइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आवारा फिर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मजदूरी वो कर नहीं सकेंगे। कभी तुमने एक तो दे दिया, अभी सुनते रहो, उसका क्या फायदा हुआ? सर जी हमें तो चाहिए उनको बच्चों के नौकरियों में इसी तरह से एज इट इज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई हरियाणा सरकार अगर चाहे तो आप उनसे ले सकते हैं। क्या इसका मतलब है सरकार हमारे से खिलाफ है, इन लोगों को नहीं चाहती? आप खुद सोचिए। दूसरी बात और है, इसके अंदर एक और भी बिल्कुल ही ज्यादा डाउन ट्रॉडन है, जिनको भी मुक्त जाती है लोग कहते हैं, जैसे भाई खड़े हुए हैं, इन लोगों के लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, भी लिस्ट में नाम डालो। हमने कोशिश की, मुख्यमंत्री को भी कहा, कमीशन को भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमीशन को भी कहा, इनके नाम भी नहीं है। तो क्या इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या सरकार को इनकी जरूरत नहीं? वोट ले लेते हैं, वोट है इनकी,